सर अब हम कवर करेंगे सेक्शन 36। तो देखो सेक्शन 36 कुछ और स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस की बात करके चलता है जो हम पीजीवी की इनकम से माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अब सर जिसमें पहला खर्चा आता है स्टॉक इंश्योरेंस। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई ट्रेडिंग हूँ या मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ स्टॉक मेंटेन करके चलता हूँ अपने पास। ठीक है, अगर मैं स्टॉक का कुछ इंश्योरेंस कराता हूँ कि वो स्टॉक खराब हो जाए तो मुझे उसके पैसे मिल जाए, ये होता है स्टॉक इंश्योरेंस। तो अगर मैं कोई स्टॉक इंश्योरेंस का खर्चा करता हूँ तो सर वो मुझे अलाउड होता है, वो मैं पीजीवी में माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा सर अगर मैं अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस कराता हूँ और उसके लिए खर्चा करता हूँ सर तो भी मुझे अलाउड होता है, मैं माइनस कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस है वो कभी कैश में पे मत करना। तो देखो एग्जाम में आपको यहाँ पे ये चीज घुमा सकता है, वो कहेगा सर आपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस तो कराया पर आपने कैश में पेमेंट करी, तो ध्यान रखना तो उस केस में इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड नहीं होगा। बट अगर आप कैश में पे नहीं करते हो, किसी और मोड में पे करते हो, किसी बैंकिंग चैनल से पे करते हो, तो उस केस में आपको एक खर्चा अलाउड होगा। सर इसके अलावा अगर हम अपने एम्प्लॉयज को बोनस या कमीशन पे करते हैं तो वो भी सर हमें अलाउड होता है। ठीक है सर, आगे मानो अगर हमने कोई लोन लिया तो लोन क्यों लिया, अगर बिजनेस करने के लिए लिया है तो उसका इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होता है, और अगर पर्सनल पर्पज के लिए लिया है तो उसका इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चार चीज तो सिंपल से थे, आपको बात समझ में आ गई होगी। सर एक खर्चा होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स का। अब सर एक एक्सपेंस आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। सर बेसिकली अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता है तो उसके केस में अगर वो कोई डिस्काउंट दे तो वो डिस्काउंट का एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। बट सर कैसे, तो देखो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स नॉर्मली क्या होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली होता है कि हम उसे इशू करते हैं डिस्काउंट पे, कम प्राइस पे इशू करते हैं, और आगे जाके जब वापसी हम उसे रिडीम करते हैं तो रिडीम हम करते हैं फुल प्राइस पे। तो इस तरह जो बीच में डिस्काउंट जो डिफरेंस होता है दोनों वैल्यू, वो इन्वेस्टर की कमाई हो जाती है। सर जैसे कि होता क्या है, मानो सर एक बॉन्ड की वैल्यू थी 1240, बट मैं बॉन्ड इशू कितने में करूंगा सर 1000 में। देखो मैं उसकी वैल्यू से कम पे इशू करूंगा, और जब मैं आगे चल के उसे रिडीम करूंगा तो मैं उसकी फुल वैल्यू पे रिडीम करूंगा। इस तरह इन्वेस्टर को 240 रुपए की कमाई हो जाती है। तो इनके केस में ना तो कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ना कुछ और डिविडेंड पे करती है, सिंपली कंपनी बस डिस्काउंट में इशू करती है और फुल वैल्यू पे रिडीम कर देती है, और जो दोनों में डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टर की कमाई हो जाती है। सर अब जब 240 रुपए इन्वेस्टर की कमाई हो गई तो 240 कंपनी के लिए क्या हो गया सर, खर्चा हो गया, कंपनी का एक्सपेंस हो गया। क्या कंपनी ये एक्सपेंस क्लेम कर सकती है पीजीबी इनकम से, तो जवाब आया हाँ सर क्लेम कर सकती है। और सर कैसे क्लेम कर सकती है, तो देखो ये जो डिस्काउंट एक्सपेंस होता है ये अलाउड होता है ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड्स इन मंथ। अगर कोई बॉन्ड 12 महीने रहा तो मैं इस 240 रुपए को 12 महीने में बांटूंगा, हर महीने 240 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 20 रुपए, तो हर महीने 20 रुपए कंपनी एक्सपेंस क्लेम करके चलेगी। सर जैसे कि एग्जाम्पल हो यहाँ पे मैंने कहा था 1240 में रिडीम करूंगा, 1000 में इशू, कंपनी को कितना आ गया 10 रुपए पर मंथ। ठीक है, आपको हमने इशू कब करा था सर 1 जनवरी 2020 को, रिडीम कब करेगी 31 दिसंबर 2021 को, कितने हो गए सर 12 प्लस 12 24 महीने के लिए, तो डिवाइड बाय 24, तो एक महीना कितना आ गया 10 रुपए पर मंथ। अब सर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं सर, हमें पता है हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं सर, 1 अप्रैल 23 से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम ऐसे करके ईयर फॉलो करके चलते हैं। तो देखो अगर बात करो, देखो पहला अब अब मैं यहाँ पे देखो ध्यान दूं, अब यहाँ पे ध्यान दो, बॉन्ड कब शुरू होगा सर 1 अप्रैल 2020 में शुरू होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2020 में शुरू होगा और खत्म होगा कब 31 दिसंबर 2021। ठीक है, तो सर यहाँ पे जैसे कि 3 साल इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब एक तो 19-20, क्योंकि 19-20 कब से होता है सर 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, तो एक तो ये यहाँ पे 3 महीने फॉल करेंगे उसे जनवरी फरवरी मार्च। सर एक साल इन्वॉल्व होगा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक 2021, और एक इन्वॉल्व होगा 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 तक। इसके 3 महीने, इसके 12 महीने और इसके 9 महीने मिला के 24 महीने। तो जो बॉन्ड के 24 महीने आएंगे वो 3 साल में फॉल कर रहे हैं। अब मैं तीनों साल एक्सपेंस क्लेम करूंगा, और कैसे सर मैं निकाल लिया कैसे एक्सपेंस आ गया 10 रुपए पर मंथ। तो 19-20 के कितने महीने फॉल कर रहे हैं सर 3 महीने, जनवरी फेब मार्च, तो मैं 19-20 के अंदर 30 रुपए एक्सपेंस क्लेम करूंगा। सर 20-21 के कितने महीने फॉल कर रहे हैं सर 12 महीने, तो यहाँ पे 120 रुपए क्लेम करूंगा। और 21-22 के 9 महीने, अप्रैल से लेकर दिसंबर 21, तो 9 × 10 90 रुपए। तो ऐसे करके मैं मंथ वाइज इसका एक्सपेंस क्लेम करके चलता हूँ। सर इसमें एक बात और आती है,
अगर किसी मंथ का 15 डेज और मोर आता है तो हम उसे पूरा मंथ मान के चलते हैं, और अगर 15 दिन से कम होता है तो हम उसे इग्नोर करके चलते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? मानो अगर मैंने एक बॉन्ड इशू करा 27 दिसंबर 2021 और वो रिडीम कब होगा? 27 जून 2022 में। अब देखो बेसिकली कौन कौन से महीने आ गए सर? दिसंबर आ गया, जैन आ गया, फेब आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून हो गया। सर ये क्योंकि दिसंबर में हुआ जून तक। और अब देखो तो कायदे से आप कह रहे हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर तो 7 महीने हो गए। पर अब ध्यान दो, दिसंबर के कितने दिन बॉन्ड रहा? सर 4 दिन। तो हम दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 15 दिन से कम हो गया। हम क्या काउंट करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कैसे? जून काउंट करेंगे। यहाँ जून के 27 दिन है, 15 दिन से ज्यादा है, तो जून काउंट करेंगे। तो ऐसे कि बॉन्ड की लाइफ क्या होगी? 6 महीने। ऑन द अदर हैंड अगर बॉन्ड इश्यू होता है 12 दिसंबर 2021 में, ठीक है, तो देखो अब दिसंबर के कितने दिन हो गए? सर 12 को इशू हुआ, तो आप देखो तो 15 दिन से ज्यादा ही है क्योंकि 12 से लेकर 31, 17, 18 दिन आ गए। बट जून के कितने दिन है सर? 12 तक है, तो जून के 15 दिन से कम है। तो यहाँ पे हम जून काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सर जून काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ भी 6 महीने आएगा। तो ऐसे करके हम बॉन्ड ऑफ लाइफ देखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने जीरो कूपन बॉन्ड कवर करा। अब हम कवर करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स वेलफेयर फंड्स फॉर द एम्प्लॉयज। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन करता है तो वो इसमें बहुत सारे पर्सन एज एम्प्लॉय हायर करता है, ठीक है। और एज पर लॉ जब कोई पर्सन बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करता है तो इसको इन एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए वेलफेयर फंड्स में कंट्रीब्यूट करना होता है अपनी खुद की पॉकेट से। अपनी खुद की पॉकेट से इसको इन एम्प्लॉय के लिए एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है इन वेलफेयर फंड्स, जो आगे जाके फ्यूचर में आगे एम्प्लॉय को मिलती है। अब सर यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज के लिए इन वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या इस जो उसने अमाउंट कंट्रीब्यूट करी क्या एज एक्सपेंस मुझे उसको माइनस करनी देनी चाहिए या फिर नहीं? सर यहाँ पे ये मुद्दा उठता है। तो अब यहाँ पे सोचो तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर आप एम्प्लॉयज क्यों हायर कर रहे हो? बिजनेस के लिए। तो जो आप इनके लिए वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो बिजनेस का ही खर्चा है, तो मैं आपको अलाउड करूंगा। बस एक ही कंडीशन है, आप किसी ढंग के फंड में इन्वेस्ट करना, मतलब किसी अप्रूव्ड या किसी रिकॉग्नाइज या किसी स्टैट्यूटरी फंड में कंट्रीब्यूट करना, तो सर आपको मैं अलाउड कर दूंगा। बट अगर आप किसी अनअप्रूव्ड या फिर अनरिकॉग्नाइज फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो मैं अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो फंड अनअप्रूव है, अनरिकॉग्नाइज है, तो वो फंड एक्चुअल में है भी या नहीं हमें क्या पता, तो उस केस में अलाउड नहीं करेंगे। बट अगर हाँ, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी अप्रूव या फिर किसी रिकॉग्नाइज या फिर किसी स्टैट्यूटरी फंड में, तो हम आपको ये खर्चा अलाउ कर देंगे। तो देखो अगला पॉइंट है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड। सर अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयर होता है वो तो फंड में इन्वेस्ट करता ही है, जिसकी उसे एक्सपेंस भी अलाउड हो जाता है। साथ ही साथ इन वेलफेयर फंड्स में एम्प्लॉयर के साथ सर एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी से कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। तो कुछ कुछ पैसा एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है और कुछ पैसा एम्प्लॉय इन्वेस्ट करता है। अच्छा, अब सर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका तो उसे एक्सपेंस अलाउड हो जाता है। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली मुझे पता है सर एम्प्लॉय को भी फंड में कंट्रीब्यूट करना है, तो होता क्या है बेसिकली जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी सैलरी में से एक अमाउंट निकाल के एम्प्लॉयर को पास ऑन कर देता है, और फिर एम्प्लॉयर फंड में पैसा जमा कराता है। फंड में क्या जमा कराता है एम्प्लॉयर? एक तो अपना कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर ही दोनों कंट्रीब्यूशन जमा कराता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो एम्प्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है वो तो उसे जमा कराना होता है अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। अगर उसने आरओआई की डेट तक जमा करा दिया तो उसे एक्सपेंस अलाउड हो जाता है, नहीं कराया तो नहीं होता। बट जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, किसके? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, वो एम्प्लॉयर को जमा कराना होता है फंड को। जो फंड की ड्यू डेट होती है वो सब कब होती है? अगले महीने की 15, मतलब अगर अप्रैल का जमा कराना है तो आपको 15 मई तक जमा कराना होगा, मई का कराना है तो 15 जून तक जमा कराना होगा। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा नहीं कराता है तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो जो एम्प्लॉय ने इसे अपना कंट्रीब्यूशन पास ऑन करा था फंड में जमा कराने के लिए, वो कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉयर की पीजीपी इनकम बन जाता है। समझे? बिल्कुल। तो सर अब यहाँ पे आज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फंड में एम्प्लॉय को भी इन्वेस्ट करना है, पर एम्प्लॉय खुद इन्वेस्ट ना करके एम्प्लॉय को देता है कि एम्प्लॉय तू जा ही रहा है तो मेरा पैसा भी इन्वेस्ट करा दियो, और वो एम्प्लॉय आगे जमा कराता है।
पर यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने एम्प्लॉयर पे एक बाउंडेशन लगाई, क्या कि आप अगले जो फंड की ड्यू डेट है जो होती है 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ, आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां तक जमा कराना है। अगर आपने जमा नहीं कराया तो ये मैं आपकी इनकम मान लूंगा पीजीबीपी की। तो ये चीज जरा ध्यान देना, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो जो मैंने ऊपर बताया उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब सर हमारे एग्जाम्पल में क्या है, मानो एक पर्सन है जो यहाँ पे है एम्प्लॉयर, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय ने क्या करा सर, एक एम्प्लॉय हायर करा और बात हुई कि एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुझे सैलरी दूंगा 1 लाख पर मंथ की, ठीक है। ये बात दोनों के बीच फिक्स हो गई। अब सर मुझे पता है क्योंकि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय हायर करा है तो अब एम्प्लॉय को इस एम्प्लॉय के लिए कुछ वेलफेयर फंड में इन्वेस्ट करना होगा। और सर हमें पता है सर वेलफेयर फंड में एक तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से देता है, साथ ही साथ एम्प्लॉय भी कुछ पैसा देता है, ठीक है। तो सर क्या फिक्स हुआ, जो एम्प्लॉयर है वो 2000 पर मंथ अपनी जेब से देगा वेलफेयर फंड में फॉर द एम्प्लॉय, और साथ ही साथ सर एम्प्लॉय भी 2000 रुपए फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। अब मुझे पता सर एम्प्लॉय को कितने पैसे देने थे एम्प्लॉय को, एक महीने के सर 1 लाख रुपीस, जिसमें से तो नॉर्मल केस क्या होता, पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1 लाख रुपीस देता, फिर एम्प्लॉय इसमें से 2000 एम्प्लॉय को वापसी करता, ताकि एम्प्लॉयर इसके लिए एम्प्लॉय के बिहाफ पे जाके फंड में 2000 रुपए इन्वेस्ट कराए। तो इस दो एम्प्लॉय ने क्या कहा, काम कर मैं तुझे 1 लाख में से 2000 काट के सिर्फ 98 ही देता हूँ और तेरे 2000 मैं अपने पास रख लेता हूँ, जो मैं आगे जाके तेरे लिए फंड में जमा कराऊंगा। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है ये भी सही है। तो अब एम्प्लॉयर के पास एक तो 2000 एम्प्लॉय के पड़े जो उसे फंड में डाल के आने हैं, और एक 2000 उसके खुद के जो उसे खुद की जेब से फंड में डाल के आने। अब सर यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है 2000, ये वो फंड में उसे जमा कराना होता है अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक। अगर वो जमा करा देगा तो उसे ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। ये थी सिंपल सी बात, ठीक है। अब सर मुद्दा आता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय ने उसे अपनी सैलरी में से 2000 रुपए निकाल के अलग से दिए कि मेरे बिहाफ पे जाके फंड में जमा करा, उसका क्या, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2000 पर मंथ। तो देखो बात समझो, अब मैं आपको देखो नॉर्मली क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहा है सर, 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है। तो जब वो अपनी पीजीबी इनकम निकालेगा तो 1 लाख की सैलरी एज एक्सपेंस क्लेम करेगा क्योंकि उसका बिजनेस से जुड़ा हुआ खर्चा है। सब बिल्कुल ठीक है, पूरा 1 लाख का वो एक्सपेंस क्लेम करके चलेगा। तो सर जो एम्प्लॉय का 2000 रुपए उसके लिए आए वो उसके लिए क्या है, क्या वो उसको कोई एक्सपेंस या इनकम मानेगा, नहीं ना, तो उसका एक्सपेंस है और ना इनकम है। एम्प्लॉय के लिए वो तो बस एम्प्लॉय की इन्वेस्टमेंट है जो एम्प्लॉयर के थ्रू हो रही है। एम्प्लॉय खुद फंड में ना जाके एम्प्लॉय को दे रहा है कि एम्प्लॉय तू जाके मेरा जमा करा। ये जो 2000 एम्प्लॉयर को मिले हैं एम्प्लॉय से, ये ना तो एम्प्लॉयर की इनकम है ना एक्सपेंस है, ये चीज ध्यान रखना। एम्प्लॉय के लिए सिर्फ जो 1 लाख रुपए एम्प्लॉय को सैलरी पे करे वो एक्सपेंस क्लेम करके चलेगा। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब अगर नॉर्मल केस के अंदर जो एम्प्लॉय से 2000 रुपए मिले, अगर एम्प्लॉयर फंड की ड्यू डेट तक 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा करा देगा तो आपको इस 2000 का कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर ऑलरेडी 1 लाख का तो एक्सपेंस क्लेम कर चुका है, अब वो इस 2000 का कुछ नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। बट अगर उसने फंड की ड्यू डेट तक मतलब 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा नहीं कराया तो उस केस के अंदर ये 2000 फिर उसकी पीजीबी इनकम बन जाएगा, समझे। तो यहाँ पे फिर एम्प्लॉय की 2000 इनकम बनेगा, अगर वो जमा करा देगा तो इस 2000 का कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने देखा सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है और जितना वो कंट्रीब्यूट करता है वो उसे एक्सपेंस अलाउड हो जाता है, ठीक है। बट सर कभी कभार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है एनपीएस, वहां भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो सर वहां भी उसे एक्सपेंस अलाउड होता है, जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा उतना उसे खर्चा अलाउ हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट जितना भी कंट्रीब्यूट करा उतना खर्चा अलाउ नहीं होगा, यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। सर क्या कंपैरिजन करना पड़ता है, हम देखते हैं लोअर ऑफ जितना आपने एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन करा एज एम्प्लॉयर, साथ ही और दूसरा किससे कंपेयर करते हैं सर 14% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी सर, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाली। देखो यहाँ पे 14% चेंज हुई है, पहले कुछ और थी पर अब 14% हो गई है, तो ये चेंज है तो एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखना जब भी एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा तो कितना खर्चा अलाउड होगा सर, लोअर ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा फुल एक्सपेंस आपको अलाउड होगा। बस कंडीशन वहां पे क्या थी कि जो फंड है वो अप्रूव होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बट अगर एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा तो वहां पे पूरा कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होगा, वहां पे मुझे कंपेरिजन करना पड़ेगा और अलाउड क्या होगा, लोअर ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाली। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई।